ये रही हमारी 9.10 लर्निंग असेसमेंट। तो ये समझ लें इस चैप्टर की लास्ट मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तकरीबन हमारा जी कह लें कि इजी कोर्स शुरू हो जाएगा, वो आसानी से हल होते जाएंगे क्वेश्चन। ये थोड़ा लास्ट इजी मतलब लास्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसको गौर से समझिएगा। इसमें गाइस उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे मालूम करके देनी है जेड एल के क्रॉस मैक्सिमम पावर। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे क्या यार ये जेड एल के क्रॉस बार बार ही हमें दिए जा रहा, सवाल दिए जा रहा। तो गाइस ये भी उसकी एक प्रैक्टिस करवाने के ना एक तरीके होते हैं किताबों के। तो गाइस अब हमने यहाँ पे ISC का भी कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। उसकी वजह क्योंकि क्या है जी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया जो किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। I एक्सिस के क्रॉस गुजर रही है, तो ये देखें 2IX, ये सोर्स ऐसा सोर्स है जो IX पे डिपेंड कर रहा है। लिहाजा अब हमें ISC मालूम करनी पड़ेगी, तब जाके हम जी थेवेनिन्स मालूम कर सकेंगे, नहीं तो हमें मालूम नहीं हो सकेगी। पहले हम VOC मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने सोर्स बना लिया, आपके सामने सर्किट बना हुआ है। तो अब हम करंट की डायरेक्शन रखेंगे जी एंटी क्लॉकवाइज। अपनी मर्जी आप जिस डायरेक्शन में रखना चाहें रख लें। हमने इस दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज रख लिया जी। तो चलें हमने चलना स्टार्ट किया है 6 वोल्ट से। तो हमारे पास क्या आ गया -6 आ गया जी। KVL मैं लगा रहा हूँ, -6 आ गया। उसके बाद ये आ गया पॉजिटिव 3JI1, उसके बाद पॉजिटिव मतलब प्लस 2JI1, फिर प्लस 3I1 और नेक्स्ट आ गया जी ये प्लस 2IX। अब यहाँ पे IX 0 है, क्यों? उसकी वजह क्या है? देखें IX यहाँ से मतलब हमने कट ऑफ कर दिया हुआ है आगे से सर्किट को। अगर हमारी जो वायर्स हैं उनका सर्किट ही आगे मुकम्मल नहीं हो रहा तो IX जो है वो तो उसको कोई सप्लाई नहीं पीछे से मिलेगी, वो तो वैसे ही घूमती रहेगी। आपके सामने कोई सोर्स नहीं लगा हुआ IX को पीछे से सप्लाई देने वाला। तो लिहाजा यहाँ पे हमारी IX 0 है। तो IX को यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा जी? देखें -6 उधर चला गया और हम इसमें से I1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा, देखें 3 + 5J हो जाएगा ये। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये आ गया 6, ये 0 हो चुका। आपने पहले शो करवाना है देयर वी हैव IX = 0, ठीक है। ये आपने ऊपर फिक्रा लिख देना। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, I1 = 6 डिवाइडेड बाय, अब इसको फेजर में ले चलते हैं। ये 0 डिग्री को आपने डिवाइड करके फेजर में लाना है, तो मैं डायरेक्ट फेजर में लिखता हूँ 5.83 इंटू फेजर एंगल जो हमारे पास आ रहा है वो है 59.04 डिग्री। अब जी आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर देना है, तो ये आता है हमारे पास 1.03 और एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -59.04 डिग्री अम्पेयर। ये आ गया हमारी I1। अब I1 हमारी फाइंड आउट हो चुका है तो हम VOC इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अब प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या किया था जी, हमने इन दोनों को सम अप किया था। जो लास्ट में मेरी मिस्टेक थी वो मेरा माइंड में ना मिक्सअप हो गया हुआ था क्वेश्चन ये वाला, तो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे IX का रोल है, देखें IX भी है इसमें। तो अगर हम I1 की डायरेक्शन से देखते हैं, मतलब I1 के मुताबिक देखते हैं, तो देखें ये I1 जो है नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है, इस तरह से घूम रही है। तो हम हमेशा क्या करते थे, अगर ये क्लॉकवाइज होती थी तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते थे। अब ये है हमारे पास क्या है जी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास क्या है जी, पहले आ गया हमारे पास -6। आगे जी देखें, अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो होते हैं हमारे पास ये क्या नाम है इसका, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके बाद रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो इस तरह से साइन शो करवाते हैं। अब ये देखें आगे माइनस का पोल फिर से आ रहा है, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे -3J। अब ओ नहीं गलती हो गया, रजिस्टर के तो हम जी पॉजिटिव लिखते हैं, ये गलती हो गया मुझसे। रजिस्टर के हम लिखते ही सॉरी पॉजिटिव हैं, तो उस लिहाज से जी हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ये देखें आगे जाके हमारे पास प्लस VOC आनी है। ये 4 ओहम को आपने इग्नोर करना है, 4 ओहम बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये पैरेलल के क्रॉस वोल्टेजेस लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें VOC आगे पॉजिटिव होगी और उसके बाद जी हमारे पास ये जो 3J है ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव 3J इंटू I1 आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है = 0। अब VOC हमें चाहिए तो VOC इधर ही रह गया और -6 उधर चला, -6 उधर जाके +6 हो गया और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। -3J इंटू I1 की वैल्यू 1.0
3 एंगल आ गया -59.04 डिग्री अम्पेयर। अब गाइस यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ बताता जाऊँगा। अब क्या होगा जी, पहले आपने क्या करना है, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेना है जे के पार्ट्स में, जैसे हम मतलब पहले करते आ रहे हैं। तो इनको मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करके फिर आपने 6 में से प्लस माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको फिर से फेज़र में ले जाना। तो फेज़र में जब हम लेके आते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, 3.71 इंटू -25.38 डिग्री। एक दफ़ा फिर से आपके सामने मैं असूल रिपीट कर देता हूँ। फेज़र का यही कंसेप्ट है, फेज़र और इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम प्लस माइनस करते हैं, फेज़र उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम डिवीजन और मतलब प्रोडक्ट लेना चाह रहे होते हैं। तो ये रूल आप अपने जहन में बिठा लें तो आपको इंशाल्लाह इजीली ये सवाल हल करने आ जाएंगे। तो VOC फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम दोबारा से सर्किट ड्रा करेंगे क्योंकि हम जी थेवेनिन डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, हमें ISC मालूम करनी पड़ेगी नॉर्टन्स लॉ के मुताबिक। अब हमने जहाँ पे VOC लगाई थी वहाँ पे हम ISC अटैच करेंगे शॉर्ट वायर करके। तो देखें हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये देखें सर्किट वैसे का वैसे ही ड्रा हो रहा है। यहाँ पे अब IX की वैल्यू आएगी क्योंकि पीछे एक सोर्स मतलब कि पूरी वायर सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। देखें किस तरह से जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इस तरह से ISC। ये देखें सर्किट मुकम्मल हो गया, करंट अब फ्लो करेगा ISC। अब IX की देखें डायरेक्शन उलट है, मैं आपको ये भी चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने एक नोड बना लिया जिसका नाम V रख दिया जी, ठीक है। नोड, इस नोड पे V वोल्टेजेस हैं 3 ओहम, उसके बाद +-2IX, और ये हमारे पास जी कितना है J 3 ओहम 6 वोल्ट। तो ये आ गई जी चीज़ें। अब अगर हमें V की वैल्यू मालूम हो जाए, हम V/4 करके इजीली ISC मालूम कर सकते हैं। ये आप गौर कर सकते हैं। अब देखें IX की अगर आप पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन देखें तो ISC से उलट है। अगर ISC से उलट है यानी हमें वोल्टेज, अगर ISC जो है वो बराबर आ रही है हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक V/4 ओहम। अगर IX इसके उलट है तो IX क्या हमारे पास होगा, IX इस दफ़ा आपने प्राइम के नाम से रखना है, तो वो बराबर होगा -V/4 के। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसा कि हमें न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। तो ये करने के बाद अब आपने क्या करना जी, अब आपने नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देना। V माइनस दिस वोल्टेज, ये भी एक वोल्टेज सोर्स ही है जी, तो 2IX आ गया। अब ये प्राइम के नाम से यहाँ पे भी हम प्राइम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है जी 3 + 2J। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए नीचे की जानिब आए तो ये आ गया V-6 डिवाइडेड बाय 3J, और V/4 आ गया जी, V/4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे IX प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, V-2 इंटू IX प्राइम की वैल्यू -V/4 आ गया डिवाइडेड बाय 3 + 2J, और ये जी V/3J ये मैंने अलहदा कर लिया जी। ये जो 6 है मैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6/3J आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम हल करते हैं। ये देखें मैं आपको रफ अमल में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब गाइज आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 1s are 2 2s are 4 हो जाएगा। जब ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब हम LCM लेंगे, LCM के मुताबिक क्या होगा जी 2V + V 3V/4 आएगा, तो नीचे 3V/2 आएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। 6 + 4J, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है कि पूछा जाए, आपकी मर्ज़ी है, हम आपको आपके लिए हमेशा हाजिर है। अब इसको फेज़र में हम एक्सचेंज कर लेंगे, 6 × 0 डिग्री, नीचे वाला आ जाएगा 3 × 90 डिग्री। अब मैंने ना हिसाब लगाया, काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं। जे जो अकेला जे होता है ना हमेशा आता है 1 × 90 डिग्री फेज़र एंगल, ये 3 तो वैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब मेरे भी जहन में बैठ गया, मैंने सोचा आपके जहन में भी बिठा दूं। तो यहाँ से हम अब V कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये आ जाएगा 3। अब मैं इनको क्या करूँ, 3/6 + 4J प्लस, अब आपने खुद अपने जहन में लड़ाना। अब आप तो मेरे पास बैठे नहीं हुए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। अब आपने बताना मुझे। ये तो हो गया हमारे पास 2 × एंगल -90 डिग्री, ये डिवाइड हो गए। अब देखें गाइस, अब हमने इनकी डिवीजन करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया असूल है कि जब भी हम डिवीजन या प्रोडक्ट लेना चाहें हमें फेज़र बनाने पड़ेंगे। अब हम ऊपर भी फेज़र बनाएंगे, नीचे भी फेज़र।
ऊपर भी फेजर नीचे भी फेजर, ये करके डिवीजन करके प्रोडक्ट करके तो फिर हम उनको दोबारा रियल और इमेजिनरी पार्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सम करना पड़ेगा। वो जो वैल्यू आती है उसको हम फिर फेजर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके डिवीजन होगी। तो वो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है वो है 0.82 इंटू एंगल आता है -43.42 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल -90 डिग्री। अब यहाँ से v हमें मिल जाएगा 2 इंटू एंगल -90 डिग्री, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। तो इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास वो है 2.44 इंटू -46.58 डिग्री वोल्ट। अब ये हमें मिल चुकी है वोल्टेज की वैल्यू। अब हम ISC इजीली मालूम कर सकते हैं उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी 2.44 इंटू -46.58 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 हो गया जी। तो इसको 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.61 इंटू -46, एंगल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, -58 डिग्री अम्पेयर। अब ISC हमें मिल चुकी है, हम इजीली क्या करेंगे जी, जी थेवेनिन मालूम कर लेंगे। VOC डिवाइडेड बाय ISC, ओहम्स लॉ ही लगा लेकिन इनका तरीका हो रहा है। VOC हमारे पास कितनी है जी, VOC है 3.71, एंगल भी आएंगे डिवाइडेड बाय ये वैल्यू -46.58 डिग्री। तो गैस इसको जब हम हल करते हैं तो ये फेज़र में आती है हमारे पास 6.08 इंटू एंगल आता है 21.2 डिग्री। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में ही इस्तेमाल करना होता है आगे जाके। तो ये आ गया हमारे पास 5.67 प्लस 2.2 J। अब हम क्या करेंगे जी, जी मतलब लोड इम्पीडेंस लिखेंगे, वो इसका उलट होगा, इमेजिनरी माइनस में चला जाएगा, इसके इक्वल ही आएगी वैल्यू। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ क्योंकि ये पेज ख़त्म हो गया। तो गाइज ये आ गया आपके सामने न्यू पेज। अब हम यहाँ पे अपनी लोड इम्पीडेंस लिखते हैं, वो है ZL इज इक्वल टू 5.67 माइनस 2.2 J ओहम। तो ये आ गई हमारी अब लोड इम्पीडेंस। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब हम ड्रा करेंगे अपना इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये देखें गाइज, अब मैं सर्किट ड्रा करने लगा हूँ। पहले हमारी करंट आ जाएगी जो हमने मालूम किया ISC, उसके बाद जी अब हमने नॉर्टन इस्तेमाल किया। तो नॉर्टन कहता है जी आपका जो होती है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, अब हमारे पास इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है तो जी थेवेनिन लिखेंगे, वो पैरेलल में लगती है करंट के। और उसके बाद जी हमारी जो आपने सर्किट देखा होगा, हमारा कट ऑफ जहाँ पे लगा था उसके बाद हमारी जी लोड थी, मतलब लोड इम्पीडेंस थी, और लास्ट में थी हमारी एक करंट जिसका नाम है 3 इंटू 10 डिग्री फेजर एंगल। तो गाइज अब हमने इसके क्रॉस करंट मालूम करनी है ताकि हम इसके क्रॉस करंट के जरिए फिर आगे क्या मालूम कर सकें, एवरेज पावर निकाल सकें। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे करंट डिवीजन रूल, I इज इक्वल टू। अब देखें करंट डिवीजन रूल में भी अक्सर बच्चे गलती करेंगे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ बता चुका हूँ। इसकी चले अभी करता हूँ आगे हल। इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल वाली रेजिस्टेंस ऊपर आएगी अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, और डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। और पावर कितनी आ गई, अब अक्सर बच्चे कह देंगे जी भाई बस ISC आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं आना क्योंकि सोर्स ही है। नहीं यार, यही मसला है जो मैं समझाना चाहता हूँ। गाइज ये देखें ISC इधर से आ रही है लेकिन वहां से 310 भी आ रही है, यानी दोनों करंट का सम होकर इस तक पहुंच रहा है। तो हम इसमें 3 इंटू 10 डिग्री भी जमा करेंगे, ये चीज़ आपने याद करनी है। अब हम इसको हल करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी जो कि फेज़र में थी, हम फेज़र वाली वैल्यू लिखेंगे ऊपर क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया था। 6.08 इंटू एंगल था हमारे पास 21.2 डिग्री डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू माइनस में हमने ली थी, उसकी वैल्यू प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए सम अप होने के बाद। 5.67 प्लस 5.67 कितना आता है, वो आती है बात हमारे सामने। तो वो हमारे पास सम अप करके आता है 11.34, और इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम 0.61 इंटू एंगल हमारे पास जो आया था वो था -46.58 डिग्री, प्लस ये एंगल फेज़र जो है ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने जी। अब गाइज मैं यहाँ पे तो I की डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें
इन दोनों को पहले सम अप करना है। ये तो हमारा चले डिवाइड हो रहा है फेजर में, ये तो हो जाएगा डिवाइड रियल पार्ट से, लेकिन पहले हम इनको सम अप करेंगे किसमें, इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करके दोनों को रेक्टेंगुलर में। तो उसके बाद जो आएगा हमारे पास टोटल मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसको दोबारा फेजर में लेके जाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपने चीज़ याद रखनी है। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 1.81 इंटू एंगल हमारे पास आता है 22.53 डिग्री एम्पेयर। अब आई हमें नहीं मिल चुकी है, हम PL आसानी से मालूम कर सकते हैं 1/2 IM² RL। अब ये RL है ना कि ZL, तो ZL मतलब ZL से मुराद होता है जब हमारे पास मेजरली पार्ट जमा हो जाता है, RL से मुराद है सिर्फ रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आ गया जी 1/2 IM हमारे पास आई है 1.81 होल स्क्वायर, यानी इसका रियल पार्ट, और RL भी हमारा रियल ही आएगा 5.67 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनती है जी 9.29 वाट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।